नमस्कार। हम रोज सूरज को देखते हैं। वही सूरज जो हमें रोशनी देता है, कभी-कभी ऐसे बदलाव भी करता है जो कि हमारी जिंदगी को डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। हमारे लिए सूरज सिर्फ सुबह की शुरुआत है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वही सूरज एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे वो लगातार स्टडी कर रहे हैं। भारत का मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ लगातार देख रहा है, उस पर होने वाली हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है और सारी डिटेल्स हमारे साइंटिस्ट तक भेज रहा है। तो आखिर सूरज पर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी से। वो देश के जाने माने सोलर फिजिसिस्ट है और आदित्य L1 मिशन पर उनका एक पेलोड है सूट। वो क्या क्या काम कर रहा है, कैसे सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स, सोलर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है और हमें क्या जानकारियां भेज रहा है, आइए उनसे विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार प्रोफेसर त्रिपाठी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आदित्य L1 मिशन बहुत लंबे इंतजार के बाद 2023 सितंबर में इसको लॉन्च किया गया। लगभग 1.5 साल हो रहे हैं, 2026 में है अब हम। व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स, क्या खास हो रहा है वहां पर? देखिए, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद काफी टाइम उसमें जाता है कि जो आप देख रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से या जो दूरबीन लगाए हैं आपने, हम्म। आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि आप जो देख रहे हैं वो वही दिखना चाहिए। हम्म। फिर उसके साथ साथ जो आपने लॉन्च कर दिया तो आपके पास ग्राउंड का मेजरमेंट रहता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। जी। फिर वो जब लॉन्च होता है तो रास्ते में वो रॉकेट पे जाता है, रॉकेट में वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। तो हम्म। आपको वो जब डेटा लेना होता है तो डेटा को वेरीफाई करके क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारी एबरेशंस जो इंक्लूड होती हैं वो क्लीन करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। हम्म। तो जो डेटा आता है हमको रॉ डेटा बोलते हैं उसको। उस जी। रॉ डेटा को साइंस रेडी डेटा ले जाने में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और उस प्रोसेसिंग करने में काफी टाइम लगता है। आपको इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को समझना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट आप जो सोच रहे थे वही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा लाइट्स तो नहीं आ रही है, इसको हम स्कैटर लाइट बोलते हैं। और कुछ हम्म। कुछ ऐसा होता है कि हम अल्ट्रा वायलेट जैसे पराबैंगनी किरणें हैं उनको देख रहे हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना उनको अल्ट्रा हाई क्लीन रूम में बनाना पड़ता है। अल्ट्रा हाई क्लीन रूम जैसे हम अपना रूम कितना भी क्लीन कर लें उस इसमें हम नहीं बना सकते उस इंस्ट्रूमेंट को। तो उसमें बहुत सारी हम्म। फिल्टर्स, उसकी ग्रेडिंग होती है, 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 100 और फिर 10 तक जाते हैं। तो हमने जो बनाया था वो 1,000 में, उसके बाद टेंट डाला था कि उस टेंट के अंदर 100 क्लास 100 बोलते हैं फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ओके। आप जब उसमें जाते हैं आपको 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहननी पड़ती है। हाँ, 3 लेयर्स ऑफ ग्लव्स पहनने पड़ते हैं ताकि आपसे कुछ भी टच ना हो प्राइमरली। ओह, ओके। क्योंकि कुछ भी टच होने के बाद वो जो पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो वो पॉलीमराइज हो जाता है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट फिर कम लाइट, ज्यादा लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन कम आता है। तो अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट का ये भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी आपको टेस्ट करना पड़ता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट, हम आदमी ही है, कुछ भी हो सकता है, जैसे जी। लैब, एक लैब से लैब में मूव कर रहे हैं वो सब चीजें। हम्म। तो कुल मिला के इसमें हमारा करीब करीब 7-8 महीने लगा हमको लेवल 0 डेटा से, रॉ डेटा से साइंस रेडी डेटा तक लाने में। ठीक है। उसमें जी। फिर आप बहुत सारे ऑनबोर्ड टेस्टिंग वगैरह करते हैं और वो डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल हो गया है। तो हम्म। देश में विदेश में कोई भी उस डेटा को लेकर के साइंस स्टडी कर सकता है। हम्म। फिर उसमें एक और स्टेज होता है कि आप, एक साइंस रेडी डेटा होता है और दूसरा होता है कि आप डेटा प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। हम्म। कि जैसे साइंस में करूंगा तो कुछ भी एक रेडी डेटा लेकर के मैं उसको अपने से एनालाइज करके कुछ करता हूँ। फिर टू सपोर्ट द कम्युनिटी बेटर, यू ऑल्सो डेवलप डेटा प्रोडक्ट्स, कि वो हम्म। तुरंत देख करके उससे साइंस समझ में आए, फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा कर पाए वो लोग। तो वो अभी रेडी हो रहा है और लेवल 2 डेटा अभी इस महीने से लेवल 2 डेटा जाना शुरू हो जाएगा। तो ओके। जो आपको देखिए कि पहली बार हमने जो इमेजेस ली इस वेवलेंथ में सूरज की, हम्म। वो हम्म। फर्स्ट टाइम वी saw with our own eyes. It was never shown before, and the whole instrument is performing the way we thought it should be performing. थोड़े मोड़े ग्रेट। ग्लिचेज हैं, जैसे आप जैसे रिजोल्यूशन की बात करते होंगे, आपके पास वो जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा होता है फोन में, अब इतना मेगा पिक्सल ले लिया एंड ऑल, तो हम्म। उस थोड़ा सा डिफरेंस है। जितना हम ग्राउंड पे सोच रहे थे आएगा
उतना ज्यादा हमको नहीं मिला, तो जो डिटेल्स होती हैं बहुत सारी, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए भी हम अच्छा। मेथड्स डिवाइस कर रहे हैं कि वो यूज करके उसको हम क्लीन करके और उस लेवल तक जा सके जहां पे हमारा एम था। तो जी जी जी। साइंस करने के पहले बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जहां पे उसको, तो पूरा पेलोड टीम उसी में लग जाता है, मतलब कि आपको वही क्लीन ही करना है। हम्म। तो वहां पे बहुत सारे आपके पेलोड्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने जो डिजाइन किए, जो बनाए, और सब अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसने सन की जो हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा झटका लगाया हो, कि हम कुछ ऐसा समझते थे लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा है? कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल ही चौंकाने वाली हो आप लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए? जी। हमारे ही पेलोड में, जैसे आपने फ्लेयर्स का नाम सुना होगा, हम्म। सोलर फ्लेयर्स, जो बहुत हाई एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं सरफेस पे। जी जी। तो उसको प्राइमरली जो एक्सरे होती हैं और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट होती हैं उसमें देखा गया था। हम्म। ये पता था कि अल्ट्रावायलेट में वेवलेंथ में उसकी उसका जो सिग्नेचर होगा जी। वो होता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें कंटेन्ड होती है। हम्म। हमने जो देखा इससे कि हमारे पास जो दो फिल्टर हैं, हमारे पास 11 फिल्टर्स हैं जो हम्म। डिफरेंट हाइट्स को मैप करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो दो लेयर्स हैं, हम उसको क्रोमोस्फेरिक लेयर बोलते हैं, वो एक्सक्यूज मी, वो एक्सरे से वेल कोरिलेटेड हैं। जो आप एक्सरे में देखते हैं वो वेरी हम्म। वेरी नाइस कोरिलेटेड विथ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस। जी। लेकिन उसके नीचे और ऊपर दो तीन लेयर्स और हैं जहां पे एमिशन बाद में आता है। हम्म। तो वो एक नया चीज है जिसको मॉडल करना हमको समझना पड़ेगा। वो अभी तक मॉडलिंग हुआ नहीं है। जी। तो दैट इज समथिंग a bit of more not, I wouldn't say surprising as such because we envision it, so I wouldn't अंदाजा call it है very, आपको? but we thought that something like that should be happening, but this is the हम्म। first time we are seeing it. But the details still need to be worked out. जी। इसके अलावा जो सोलर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, सन के एटमॉस्फेयर की, तो हम धरती पर बैठे सिर्फ यही जानते हैं बहुत गर्म है, आग का गोला, इस तरह की चीजें। कुछ माइन्यूट बातें सन के एटमॉस्फेयर के बारे में जो हम लोगों के लिए थोड़े से सरप्राइजिंग हो, या हम लोगों को जानकारी ना हो, अचानक पता चला? सन का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है, ये तो पता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री जी केल्विन जी। सेंटीग्रेड, 300 का अंतर होता है, तो सेम थिंग। हम्म। हम्म। What we know from long now, जो हमको दिखाया था वो कंफर्मेशन आया था 1960s में रफली, हम्म। कि आप जब, जैसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर जाते हैं जब, तो टेम्परेचर थोड़ी दूर तक तो घटता है। ओके। तो 6000 से 4500 हो जाएगा मान लीजिए। अच्छा। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म। फिर तो बढ़ता है 10,000 तक, और 10,000 से सडनली 10 लाख हो जाता है। हम्म। और दैट मेंटेन्स इन द एटमॉस्फेयर। तो जैसे आप धरती पे हैं, आप हिमालय की तरफ चढ़ते जाएं, तो थोड़ी दूर तक टेम्परेचर कम होते जाएगा क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं। बट सडनली जब ऊपर गए और, तो वहां पे गर्मी लगने लगी। हम्म। तो दैट वाज समथिंग वेरी सडन। दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इक्लिप्स व्हिच वाज टेकन इन 1860। और उसके बाद से उसका फिजिकल कंफर्मेशन आया 1960 में, कि मतलब ये चीजें फिजिकली हम समझ सकते हैं कि ऐसा है, सही में ऐसा है। उसमें एक ऑब्जर्वेशन आया था, फिर बाद में उसको कंफर्मेशन हुआ कि ये बिकॉज ऑफ कि टेम्परेचर इज वेरी हाई, वी आर सीइंग हम्म। सम सर्टेन थिंग्स। हम्म। के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक तो फिजिक्स का कॉन्सिक्वेंस हो गया कि सन के अंदर मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, एनर्जी बहुत जी। सारी निकलती है। अब हम्म। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सन के सेंटर पे हाइड्रोजन बॉम्ब है, हम्म। वो हाइड्रोजन बॉम्ब से एनर्जी निकल रही है। जी। ठीक है। तो वहां पे तो आपको गर्मी समझ में आती है, दूर आते जाते हैं तो कम होते कम जाता है। होगा। लेकिन जी सडनली बिल्कुल। बाहर गर्म क्यों हो जाता है, ये नहीं समझ में हाँ। आता है। तो ये एक हम्म। फिजिक्स की प्रॉब्लम है वो, कि मतलब कोई हीट सोर्स होना चाहिए जो उसको गर्म रखता हो। लेकिन हम्म। जो सोलर फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो गर्म एटमॉस्फेयर है वो आपको अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन देता है।
और उसके हमारे ऊपर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके। जैसे हमारे पास जो सूरज की अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेज हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचती हैं। हमारा जो हम्म। अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हम्म। हमारे तरफ सिर्फ विजिबल आती है, हम उसको देख पाते हैं, और कुछ रेडियो वेवलेंथ जो हायर वेवलेंथ पे होती हैं वो आती हैं। ये वाली जो, जैसे आपने स्किन कैंसर का नाम सुना होगा कि बीच पे जी। गए और वहां पे ज्यादा रह गए तो स्किन स्किन बर्न, कैंसर हाँ। होता है, हम्म। सनबर्न होता है। आप जैसे लेह लद्दाख में जाइए तो आपको सनबर्न होगा, बीच पे जाएंगे तो आपको वो सन क्रीम लगाने को बोलते हैं। जी जी जी। एक्टिविटी कितनी होती है वो सब मेजर करते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है कि जितना आप मान लीजिए उसका स्पेस वेदर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे आपकी नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है हम्म। वो सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती हैं, और आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करता है कौन? सोलर रेडिएशन। हम्म। अब वो रेगुलेशन से अर्थ का एटमॉस्फेयर फिर श्रिंक करता है, एक्सपैंड करता है। तो आपकी सैटेलाइट हम्म। तो ऐसे वॉबल कर रही है, स्पेस में तैर रही है, और उसको हम ब्लो करेंगे तो बलून जैसे ऊपर हम्म। नीचे होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी पे इश्यू आता है। तो द होल आइडिया इज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेडिएशंस हैं सन की वो किस तरीके से वैरी कर रही हैं। हम्म। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, मतलब 1960 से ही, क्योंकि स्पेस एरा तो उसी समय शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। जी। तो ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से कि कितना रेडिएशन आ रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ने वाला है। आपने अभी स्पेस वेदर का जिक्र किया, तो क्या स्पेस वेदर को समझने में भी आदित्य L1 किसी तरह हमें मदद कर रहा है? स्पेस वेदर दो तरीके का देखिए होता है। हम जब स्पेस वेदर की बात करते हैं तो एक होता है स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, ओके। जिसे अपना वेदर फोरकास्टिंग होता है कि कल पानी हम्म। बरसेगा या नहीं बरसेगा, या टेम्परेचर कितना होगा, जो भी है। जी तो उसके लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे पास में होनी चाहिए, हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए, हमेशा डेटा फीड होते रहना चाहिए। हम्म। दूसरा ये होता है कि जो जहां से इरप्शंस हो रहे हैं, जो बहुत स्पेस वेदर वर्दी डेटा है, उसकी फिजिक्स को समझें, है ना, कि वो जो इरप्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका क्या हम्म। प्रोसेसेस हैं। फिजिक्स को समझ लिए तो हम उसको मॉडल कर सकते हैं। हम्म। तो वो जो हम कर रहे हैं तुरंत हमको यूज में नहीं आएगा कि कल हमारा स्पेस में एनर्जेटिक पार्टिकल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, जी। बट कैन यूज द ऑब्जर्वेशंस विच वी आर टेकिंग एट द सन टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मैकेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, और उसको यूज करके हम फिर मॉडल कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा रीजन आ रहा है, तो हम इसको मॉडल करके बता सकें कि ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आदित्य हमको हम्म। हेल्प कर रहा है दूसरे एस्पेक्ट में, कि डायरेक्ट क्योंकि नहीं हमारा है। डायरेक्ट हमेशा नहीं है, तो जी जी। इनडायरेक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको हम निकाल सकते तो जैसे सोलर स्टॉर्म्स की हम बात करते हैं और उसको लेकर के काफी सारा साइंस विज्ञान भी काम कर रहा है, साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, तो क्या सोलर स्टॉर्म को समझने, उसके इम्पैक्ट को देखने में अब हमें कुछ मदद मिल रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? हैं जी। तो जैसे आदित्य का जो एम था वो प्राइमरली सारे पेलोड्स को मिला करके यही था कि जो सोलर स्टॉर्म्स हो रही हैं हम्म। उनको सारे एनर्जी बैंड में हम देख सकते हैं, जी। और उनसे जो इरप्शन हो रहा है, जो मास सन से निकल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, उसको हम्म। किस तरीके से हम वो काइनेमेटिकली बिहेव कर रहा है। तो ये जी सारी जी जी। चीजें हम सरफेस पे देख रहे हैं, और कोरोनोग्राफ जो बैंगलोर इंस्टीट्यूट है उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसका शुरू हम्म। का काइनेमेटिक्स देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम हमको हमारे उसमें ये थी स्टॉर्म्स में, कि जैसे हम्म। सन पे आज स्टॉर्म हुआ, ठीक है। वो स्टॉर्म हम अर्थ पे कितने दिन बाद देखेंगे। वो इस पे डिपेंड हाँ। करेगा कि वो स्टॉर्म शुरू में एक्सेलरेट हुआ है बहुत ज्यादा, या हाँ। वो धीरे धीरे, है ना। ओके। हमारे पास जो डेटा था अभी तक पहले आदित्य के, हम्म। वो कुछ दूरी पर जाने के बाद था, और वहां पे जाने के बाद चीजें बाई एंड लार्ज स्टेबिलाईज हो जाती है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हमको ये लग मिल रहा था कि यहां से अगर करें, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये जो टाइम है ऑनसेट का वो सही नहीं मिलता था। तो एक प्रॉब्लम जो इसमें अभी कुछ डेटा लेकर के ये दिखने को मिल रही है कि जी। हम इसको इस रीजन में
देख सकते हैं कि वो एक्सेलरेट हुआ है कि डिसेलरेट हुआ है कि सीधे जा रहा है, और उसको यूज करके फिर हम बेटर बोल पाएंगे कि अच्छा ये स्पीड की का जो इजेक्शन है वो आ रहा है, तो वो कितना टाइम रफली लग सकता है, उसकी काइनेमेटिक प्रोफाइल क्या हो। तो in that और way, and then we can also work out the energetics because we have the whole coverage of the radiation band. So in हम्म। that way, it is a very very important satellite. तो इसका इम्पैक्ट भी किसी तरह से मेजर कर सकते हैं कि मतलब धरती पर हम जो आम जनजीवन है उस पर वहां धरती तक पहुंचने में या यहाँ पर किस तरह का असर होगा, प्रेडिक्शंस या कैलकुलेशंस के लेवल पे? I mean, some people might say that one can predict because for some time we do have direct connections because during the daytime we have the connection with the satellite and so on, and the हम्म। telemetry data is coming. But I would rather put more emphasis on कि हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ओके। सन पे सरफेस पे कोई इरप्शन देखे, वहां हम्म। से कोई इजेक्टा बाहर निकला, हम्म। वो इजेक्टा गैस और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है अर्थ की तरफ, और हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट है जो सैटेलाइट पे लगा हुआ है। तो हम्म। इजेक्टा सन से सैटेलाइट तक आने में हम उसका मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, ओके। और फिर उसको वहां पे देख करके बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर सरफेस पे देखा, दूसरा स्ट्रक्चर हम सैटेलाइट पे देख रहे हैं, और वो किस तरीके से जाता है अर्थ की तरफ। तो क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम्म। और जब सन का इजेक्टा का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है कि वो डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए, तो वो जियोमैग्नेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा अगर फीचर्स देख रहे हैं सरफेस पे, तो किस तरीके से प्रोपेगेट करके मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व कर रही है, और फिर इवेंचुअली वो किस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करती होगी। हम्म। ठीक है, अब जो मैं समझना चाह रही हूँ, आई ट्राई टू रिफ्रेज कि कोई भी सोलर स्टॉर्म अगर हो रहा है तो जो हमारा डेली यूज है, जैसे जीपीएस है, फ्लाइट्स हैं, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, ऐसी चीजें हैं, क्या इन पर कोई असर होता है? क्या हमारे साथ डायरेक्टली कोई एक लिंक है जो कि अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द सोलर स्टॉर्म्स दैट आर हैपनिंग? कई बार हम रिपोर्ट्स भी सुनते हैं कि कुछ रेडिएशन स्पाइक्स होते हैं फ्लाइट जोन में, तो पैसेंजर्स कंसर्न हो जाते हैं। खबरें आजकल, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है। तो ये इम्पैक्ट कैसा है और कितना है? ये इम्पैक्ट बहुत सीवियर है। हम्म। आपने सुना होगा, और अपने फ्लाइट्स पे और जियोमैटिक स्टेशंस पे तो डिस्टरबेंसेस होते हैं। मैं शुरू करता हूँ स्टारलिंक सैटेलाइट से, ठीक है। जो इलान मस्क, जी। 2-3 साल पहले एक इवेंट हुआ था सन पे, जिसमें जो इतना ज्यादा रेडिएशन और वो पैदा किया हम्म। कि स्टार के आई थिंक 40 सैटेलाइट खराब हो गए। हाँ, वी हर्ड दैट न्यूज आल्सो, तो बिल्कुल। दैट वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन। हम्म। आपने मई 2024 में सुना होगा कि लेह लद्दाख में हमने अरोरा देखा था, हाँ है ना? तो जी। दैट वाज ड्यू टू अ डायरेक्ट इम्पैक्ट विच हैपेंड, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द सन, हम्म। है ना? तो वही मैं बता रहा था कि कोई भी इजेक्टा जो होता है सन से, वो हमेशा हो रहा है। हम्म। और जब सोलर साइकिल चेंज होती है मिनिमम से मैक्सिमम में करीब 20 एक दिन में हो सकते हैं, मिनिमम में कभी 1 या 2 दिन में ऐसे होते हैं। हम्म। लेकिन वो सारे के सारे इजेक्टा हमको इफेक्ट नहीं करते हैं। वो हम्म। तभी इफेक्ट करेंगे जब उनका मैग्नेटिक फील्ड जो इजेक्टा आ रहा है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि दोनों कंबाइन हो जाएं, तो सारी जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, देन तब इट इज अ इम्पैक्ट प्रॉब्लम फॉर अस, या देन इट इज अ होता है। प्रॉब्लम फॉर अस। तो देन व्हाट हैपेंस कि रेडिएशन और फ्लेयर होता है बड़ा सा, इस साइड में आएगा तो रेडिएशन बूम हो जाता है। हम्म। तो हाई रेडिएशन में फ्लाइट्स भी नहीं जाना चाहती हैं। दूसरा बिल्कुल। प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट हो जाती है तो सारी एनर्जेटिक पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, हम्म। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग चीज क्या होती है? इलेक्ट्रिक वायर्स। हम्म। वो इलेक्ट्रिक पाइपलाइन में घुस जाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर में जाएंगे, और ट्रांसफार्मर देन स्टार्ट्स बर्निंग। हम्म।
दीज आर लाइक डायरेक्ट इम्पैक्ट। वही मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा था जी जी जी। कि वो तो एक फिजिक्स की प्रॉब्लम है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा कैसे है, हो रहा सन है, का इतना, बिल्कुल। ऑल दैट इज वन हम्म पॉइंट। बट द हम्म। कॉन्सिक्वेंसेस आर मेजर एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों और कैसे हो रहा है। Yeah, इट हैज that टू बी is what कंबाइंड। that is what you scientists are also trying to do with Aditya L1. जो राइट। ये सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, इनका कोई पैटर्न होता है, रैंडमली कभी भी हो सकते हैं? कैसे ये पता चले, मतलब हम कैसे ये जान पाएंगे? देखिए, सन की एक साइकिल होती है ठीक है। जो 11 साल की होती है। तो हम्म। कभी सन मिनिमम एक्टिविटी में रहता है। मिनिमम एक्टिविटी में जो बोलते हैं, तो आपने सन स्पॉट्स का नाम सुना होगा। हाँ। तो उसमें बहुत कम सन स्पॉट्स होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। और ओके। जैसे जैसे साइकिल इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज करते रहते हैं, और देर इज अ हम्म टाइम जब वो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स मैक्सिमम हो जाते हैं, और फिर वो घटने लगते हैं और फिर जीरो हो जाते हम्म हैं। हम्म तो जो इरप्शंस या जो स्टॉर्म्स होते हैं, दे आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न। हम्म। ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर बड़ा सन स्पॉट है हम्म तो इरप्शन वहां से होने की संभावना ज्यादा है। इतना हमने सीखा है अभी तक। क्योंकि हम्म। दोज आर द रीजन दे कैन कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब मैं बताऊं आपको कि कोई भी सिस्टम होता है ना, जी। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी सिस्टम लीजिए आप, वो हमेशा हम्म अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेगा। हम्म। है ना? आप लोगों को ही ले लीजिए, एवरीबडी वुड लाइक टू रिलैक्स। यस। आप गिवन अ रबर बैंड ले चॉइस। लीजिए, जी। गिवन अ चॉइस, आप रबर बैंड हम्म। लीजिए, आप उसको ट्विस्ट करते रहिए, लेकिन हाँ। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो स्ट्रेट हो जाएगा। वापस, जी जी जी। हाँ, क्योंकि एवरी सिस्टम वुड लाइक टू बी इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। है ना? हम्म। अभी सन के सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है अंदर से। ओके। मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर लाइक नथिंग बट लाइक रबर बैंड्स। है ना? ओके। हाँ। जैसे अब सरफेस जो है सन का, उसको आप समझ सकते हैं जैसे आप पानी बॉयल कर रहे हैं, हम्म है ना, केटल इसमें पैन में, तो आपको बबल्स दिख रहे हैं और बबल्स हम्म। मूव कर रहे हैं। ठीक हाँ। है। अब उसमें एक आप थ्रेड डाल दीजिए, रोप मान लीजिए ऐसे। ओके। तो रोप क्या होगा? रोप इज बीइंग ट्विस्टेड अराउंड, क्योंकि वो तो पानी तो मूव कर रहा है अपने से ऐसे ऐसे। है हम्म। ना? तो सन का सरफेस जो है इस लाइक बबलिंग, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रूटेड है। तो वो हम्म बबल क्या कर रहा है? उसको बहुत मूव करते रह रहा है, मूव करते रह रहा है। तो हम्म। एज इफ कि मतलब हम लोग रबर बैंड को लेकर के ट्विस्ट कर रहा है। तो कभी कभी, और जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगी जो स्टोर कर पाए। तो रबर बैंड को आप एक रबर बैंड लीजिए या 10 लीजिए, 10 को रगड़िए, तो उस ट्विस्ट करिए, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो वही ज्यादा हम्म। एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब वो जब रबर बैंड टूटेगा तो एनर्जी कहाँ जी। गई? आपने काम किया ना, तो आपका काम जो है वो रबर बैंड में ट्रांसफर हो गया। ओके। अब रबर बैंड वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी तो हम ना तो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ना तो खत्म कर सकते हैं। तो वो जी एनर्जी जी। को कहीं तो, तो वो हम्म। एनर्जी फिर वहां पे जो गैस है उसको हीट कर देती है। तो अच्छा। आपको वही ब्राइट दिखता है वहां पे बहुत सारा। क्या दिखता है वहां पे? जो जो सडन ब्राइटनिंग दिखती है ना जैसे स्टॉर्म्स पे, हाँ हाँ वो हाँ दिख, हाँ। वो वही है ना? एनर्जी है जो गैस को गर्म कर रही है, और फिर वो हमें दिख रहा है। इन अ ओके। वेरी लेमैन टर्म्स, राइट? ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। तो वही, अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जितना है, स्टॉर्म्स वहां पे ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। और मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू, जितना बड़ा सन स्पॉट है उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। दैट हम हम्म वो मेजरमेंट से जानते हैं। वो हेल ने प्रूव किया था 1919 में कि बड़ा सा हम्म सन स्पॉट है, वहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम्म अभी हम तो इतना समझ में आया कि अगर ढेर सारा सन स्पॉट है तो स्टॉर्म्स ज्यादा होंगे। और हम्म उसमें भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जहां पे छोटा सन स्पॉट है, मैग्नेटिक फील्ड कम है, कहीं पे बड़ा सन स्पॉट्स है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो जो हमारी प्रायोरिटी होगी समझने की, वो यहाँ पे ये ज्यादा ससेप्टेबल रीजन है जहां पे हमको एक स्टॉर्म दिख सकता है। तो दैट वे वी स्टार्ट गोइंग अबाउट कि ठीक है, इस रीजन को मॉनिटर करना जरूरी है, बिकॉज देन वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिक्स की क्या हो रहा है। हम्म But sun also confuses us. Sometimes we see very, very long structures. The हम्म magnetic field is
that large, but then it just erupts and gives us um, big flares and eruptions and so on. So तो that's the fun. जी सन की भी एक साइकिल होती होगी कि आपने जो 11 साल का एक टाइम बताया उसमें भी कुछ टाइम ऐसा होता होगा जब बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव, जब आप कह रहे हैं कि लगभग 20 ऐसे स्टॉर्म्स आप देख सकते हैं, कभी कभी एक दो ही दिखते हैं। तो इस साइकिल में आदित्य L1 जितने समय से है उतने टाइम में पिछले 1.5 साल में कितना सोलर स्टॉर्म या इस तरह के सोलर फ्लेयर्स हमने ऑब्जर्व किए, और क्या चीजें कुछ अलग भी पता चला जितना आपने पहले से देख रखा है, या एज अ सोलर फिजिसिस्ट आप ये सब पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, कुछ अलग भी ऐसा दिखाया आदित्य L1 ने? 2023 में लॉन्च किया था, हाँ। तो वी आर जस्ट अप्रोचिंग द मैक्सिमम फेज ऑफ द एक्टिविटी। सन वाज वेरी अच्छा, एक्टिव एट दैट टाइम। तो तो दैट वाज प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि व्हेन सन इज इन द मोस्ट एक्टिव स्टेज उस टाइम पे आप लोग लॉन्च करें। we would have liked it to be launched a little before so that we could cover Okay. the rising phase also, but अच्छा because अच्छा। of pandemic and everything, various things happened and it got delayed. हम्म। But we did capture the peak phase, and during that time, sun is very active, so we did observe a lot of flares. मतलब अभी तक मैं बताऊं तो 400 से 500 फ्लेयर्स हमने ऑब्जर्व किए होंगे, छोटे ओके। से बड़े तक। हम्म। अम, जो नई चीज मिली मैं आपको बता रहा था वही कि हमारी जो वेवलेंथ है उसमें हमको पता था समहाउ कि किस टाइम पे रेडिएशंस किस तरीके से रिलेटेड होंगी, लेकिन वो चीजें हम देख पा रहे हैं। और उसको जो टाइम डिस्टेंस, टाइम का जो डिफरेंसेस है एक लेयर से दूसरे लेयर, एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर, दैट ऑल वाज नॉट नोन। सो दैट हैज टू बी मतलब अंडरस्टूड की मॉडल करके उसको फिजिक्स प्रिंसिपल डाल करके उसको किस तरीके से कंबाइन करना है, मॉडल करना है, जी जी। तो वो करना है। ओके, इन द एंड आदित्य L1 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपने जितने भी पेलोड्स भेजे या जब ये प्लान किया होगा पूरा का पूरा मिशन, कितना परसेंटेज अभी तक आदित्य L1 ने फुलफिल किया है ऑफ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट? आदित्य एल1 का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे और लोग हैं उनके। हम्म सूट में हमारा जो दो, मतलब अगर सारी चीजों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो एक था कि हम फ्लेयर्स को स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और किस तरीके से उनकी फिजिक्स डिफाइन कर सकते हैं इन दैट दीज वी वेवलेंथ आर। बैंड, जी। तो दैट वी आर डूइंग। यस। दूसरा था कि हम जो सन की जो रेडिएशन है इस वेवलेंथ में वो किस तरीके से वैरी कर रही हैं, उसके ओके। लिए अभी थोड़ा सा काम चालू है, उसमें थोड़ा डेटा क्लीनिंग और रिक्वायर्ड है। हमने प्रोसीजर और सब डिफाइन कर लिए हैं, वही मैं बोल रहा था आपको कि लेवल 2 डेटा जो है, डेटा प्रोडक्ट्स अब डेवलप होना शुरू हुए हैं। तो इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम उसको भी एक फर्स्ट रिजल्ट्स तो निकाल ही देंगे कि हम किस तरीके से चीजें वैरी हो रही हैं। फिर बाद में तो इस 10 years लॉन्ग मिशन, आई मीन मिनिमल इज 5 years, बट बट यू आर होपिंग एक्सपेक्टिंग इट टू बी 10 years? कम जाएगा। तो बहुत सारी चीजें डिफाइन होंगी, बहुत सारी और नई चीजें आएंगी। साइंस में तो ये है ना, आप एक चीज सोच करके कुछ काम करते हैं फिर उसके बाद बहुत सारी नई क्वेश्चंस निकलती हैं, जी देन जी यू कीप जी। गोइंग। So that is the hope. But by and large, we are doing okay. यस यस ऑफ कोर्स, जो भी हम न्यूज भी पढ़ते हैं, जितना भी हमें जानकारी मिलती है मीडिया के थ्रू कि क्या चल रहा है, क्या नई ऑब्जर्वेशन आई, उससे हमें अच्छा लगता है ये जान करके कि एक मिशन जो गया सन को स्टडी करने का, इंडिया का पहला मिशन, इट इज डूइंग गुड। व्हाट मोर इन नेक्स्ट 10 years? क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, इवन 5 years भी अगर मैं कहूँ अब से 3 साल बाद AI और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई तरह की चीजें आ रही हैं, क्या हम कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं जो मिशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, उसमें AI की मदद से या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज कुछ ना कुछ नया आता है, उसकी मदद से कुछ नए बदलाव कर सकें, कुछ नया एडिशन कर सके, वैल्यू ऐड कर सके? um, जैसे अपना जो सूट पेलोड है उसमें ऑलरेडी हमने एक छोटा सा एआई डाला हुआ है। इट्स नॉट ओके। दैट स्मार्ट, बट इट इज स्मार्ट एंड इट्स वर्किंग वेल। द आइडिया इज कि हमको ये पता नहीं होता है कि कौन से रीजन से सोलर फ्लेयर आएगा, और हम पूरा डिस्क का इमेज हमेशा नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस अदर कॉन्स्ट्रेंट्स।
ठीक है। और हमारा प्राइम एम है फ्लेयर को स्टडी करना, तो हमको उसको हम्म। कैप्चर करना है। तो जी हम जी कैसे जी। करेंगे? हम्म। क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और फ्लेयर यहाँ हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो देन वी हैव डेवलप्ड वन मॉड्यूल जो पूरे इमेज को ऊपर ही एनालाइज करते रहेगा, और हम्म। वो चेक करेगा कि कहाँ पे चीजें बदल रही हैं तेजी से, हम्म। जो कि फ्लेयर हो सकता है। तो वो हमने प्री नॉलेज डेवलप किया बाकी और वेवलेंथ स्टडीज करके, और किस तरीके से चीजें बदलती हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और उससे फिर हम डिफाइन करते हैं ऑलरेडी कि अच्छा ये रीजन तेजी से बदल रहा है, तो उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो वो डायरेक्टली स्पेसक्राफ्ट मोड में चले जाता है। ओके। दूसरा जो एआई में कर सकते हैं एटलीस्ट सोलर फिजिक्स के लिए, कि और एडवांस में जा सकते हैं, कि जैसे अभी बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो गया है। तो हम सन की एक वेवलेंथ को देख करके कैन वी रन एआई एंड सी प्रिडिक्ट की फ्लेयर इतने घंटे बाद होगा। ओके। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन, कि मतलब एक अगर नाइस। हम सारे डेटा को डाल दें और हम पता कर पाए कि ये रीजन फ्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, तो कैन एआई टेल मी। लेकिन अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है ये सब, मतलब ऑफ कोर्स। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, बट आई थिंक इट विल इम्प्रूव बेटर। ऑफ कोर्स इट विल। AI will have to be used, but it has to be used in a intelligent way as well. नो डाउट, नो डाउट। सो ऑल द बेस्ट टू यू, बिकॉज ये आपका बड़ा मिशन है जो कि चल रहा है, एंड आई एम श्योर और चीजें हमें पता चलेंगी। नेक्स्ट टाइम हम फिर से कुछ नए जानकारियों के साथ आपसे बात करेंगे, ताकि और डिटेल्स इस मिशन के बारे में पता चले। और कुछ आप इस मिशन के अलावा सन स्टडी के लिए इस इन दिनों चल रहा हो इंडिया में, तो वो हमें बता दीजिए। Solar studies में there are a lot of new things people are doing. Development wise, जैसे उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में एक उन्होंने टेलीस्कोप है उनके पास 50 सेंटीमीटर का, तो अभी उन्होंने एक 50 इयर्स ऑफ उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी सेलिब्रेट किया था। तो उनका नया इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है, दे आर टेकिंग डेटा। दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड रेडियो वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन इन उदयपुर। मोस्ट रिसेंटली आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था नेशनल लार्ज नेशनल सोलर लार्ज टेलीस्कोप। सोलर। जी जी जी। After that announcement, now things are moving very fast. हम्म। Hopefully, next few years we will have 2 meter big diameter telescope. At that time, when it was proposed, it was supposed to be world's largest. But then now Americans have their 4 meter. And I think Chinese also having, they're planning at least something 4 meter. I'm not so sure about it. But Americans have already functioning 4 meter. Europeans have proposed 4 meter, but they have funding issues. ओके। But 2 meter is already quite good, and you would be competing with the world with that telescope. Okay. That comes. All the best again to you and Thank you your very much. team, and to the entire scientist team who are working on the sun and of course other planets and everyone. Thank you so much, Professor Tripathi, अपना समय हमें देने के लिए। नमस्कार। Thank you so much.